नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण। न शोर शराबा, न हंगामा, सिर्फ खबर और उसकी पूरी पड़ताल। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ आपसे जुड़े मुद्दे और उनके अंदर का हाल, और इसी कोशिश का नाम है विश्लेषण। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव की उस लड़ाई की जो अब शेर वर्सेस गीदड़ पर आ गई है, क्योंकि अखिलेश यादव के हमला बोलने के बाद अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। आज एक पोस्टर वाराणसी में जारी हुआ जिसमें ओम प्रकाश राजभर को गीदड़ और उनके बेटे अरविंद राजभर को चूहा बताया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी तक ओम प्रकाश राजभर का इस पर कोई पलटवार नहीं आया है, जबकि एक वक्त यही राजभर अखिलेश पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ रहे थे। सपा सुभाषपा में लड़ाई भीषण, राजभर को किसने बताया गीदड़। चौबीस से पहले गठबंधन ढेर, पोस्टर में अखिलेश को बताया शेर। ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच जो जंग एसी वाले तंज से शुरू हुई थी, वो टिकट बेचने के आरोप से बढ़कर पोस्टर तक पहुंच गई है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसकी गवाही दे रहे हैं ये पोस्टर, जिसमें अखिलेश यादव को शेर और ओम प्रकाश राजभर को गीदड़ बताया है, जबकि राजभर के बेटे अरविंद राजभर को चूहा दिखाया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की युवाओं की धड़कन है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी के अंदर हर उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान का युवा, हर युवा अपना एक आदर्श मानता है, और ऐसे नेता के साथ ओम प्रकाश राजभर ने विभीषण का काम किया, जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर आके गठबंधन किए, और उनको लगा कि यहाँ बढ़िया चारा मिलेगा, और चारा के भूख के मारे आए कि भूख चारा देख के आए, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा नहीं, उनको नहीं मालूम है समाजवादी पार्टी है, यहाँ समाज के हित की बात होती है, यहाँ जनता के हित की बात होती है। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता संदीप मिश्रा ने जारी किए हैं, जबकि इससे पहले सपा नेता उदयवीर सिंह ने हमला बोलते हुए राजभर और उनके बेटे को झूठा नंबर 1 बताया था। देखिए, बाप बेटे सब एक नंबर के झूठे हैं, सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। उनसे समाजवादी पार्टी को सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कई लोगों के नाम लिए हैं, जिसमें अपने एक विधायक का भी नाम लिया है। आप उनके विधायक और जिन लोगों का नाम लिया उन्हीं से तस्दीक करिए। लेकिन अखिलेश यादव ने जो बात कही कि पहली बार ऐसा हुआ जब उनके साथ गठबंधन किया, पैसे लेकर टिकट दिए गए, और ये बात तो दबी जुबान में आपकी पार्टी में भी लोगों ने कहा। अखिलेश जी ने कहा कि ऐसे पहली बार आरोप लगे सहयोगियों के वजह से, तो सुभाषपा वालों ने सीधा अपने ऊपर क्यों ओढ़ लिया? मतलब एकदम सीधा है, जब से अखिलेश यादव ने राजभर पर निशाना साधा, पूरी समाजवादी पार्टी राजभर पर हमलावर है। तो बयानबाज नेता ओम प्रकाश राजभर का विरोध समाजवादी पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ता कर रहे हैं। इन्होंने पोस्टर यहाँ पर चिपकाए हुए हैं, जारी है, और देखना यह होगा कि सुभाषपा इस पर क्या कहती है। वैसे इस एपिसोड की शुरुआत राजभर के एसी वाले बयान से शुरू हुई थी। देखिए, सच सुनने की आदत नहीं है। अखिलेश यादव जी के इर्द गिर्द घूमने वाले, एसी कमरे में बैठ करके गलत सलाह देने वाले लोग किसी को भी कुछ कह सकते हैं। सही बात अखिलेश जी को नहीं समझा पा रहे हैं कि सही दिशा दें। हम अगर उनके शुभचिंतक हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको सही सलाह दें। जिसके बाद अखिलेश ने राजभर से दूरी बना ली और उन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार की बैठक तक में नहीं बुलाया। लेकिन जब राजभर की बगावत नहीं रुकी तो अखिलेश ने 23 जुलाई को चिट्ठी जारी कर गठबंधन से राजभर की छुट्टी कर दी। कभी समाजवादी गठबंधन पे आरोप नहीं लगता था कि पैसा लेकर के टिकट दी जाती है, लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जब गठबंधन किया
आरोप लगा समाजवादी और गठबंधन पे कि यहाँ पर पैसे लेकर के टिकट दी जाती है। उन्हें अगर बीजेपी के साथ जाना है, बीजेपी के साथ तालमेल है और बीजेपी का काम है डिवाइड एंड रूल। बड़ी बात यह है कि जब से अखिलेश यादव ने राजभर के खिलाफ मोर्चा खोला है, राजभर का कोई बयान सामने नहीं आया। ऐसे में सवाल बड़ा हो गया है कि क्या राजभर पोस्टर वाले हमले के बाद अपना मौन तोड़ेंगे या खामोश रहकर सब कुछ देखते सुनते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात साइकिल चलाओ देश बचाओ, क्योंकि 24 की लड़ाई में साइकिल की रफ्तार बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी देश बचाओ देश बनाओ अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके जानकार अखिलेश की अगस्त क्रांति के रूप में भी देख रहे हैं। क्योंकि जिस 9 अगस्त की तारीख पर कभी अंग्रेजों ने भारत छोड़ो का नारा दिया था, उसी 9 अगस्त की तारीख से सपा अपनी पदयात्रा शुरू करने जा रही है, जो शुरू तो गाजीपुर से होगी लेकिन खत्म काशी में होगी। और यही वजह है कि इस पदयात्रा से सूबे की सियासत गर्मा गई। साइकिल भरेगी हुंकार, देश बचाने की ललकार। पूर्वांचल से 24 की तैयारी, अखिलेश की काशी पर दावेदार। 2024 की चुनावी जंग में भले 20 महीने बाकी हों, लेकिन समाजवादी पार्टी पदयात्रा की शुरुआत कर चुनावी हुंकार भरने जा रही है। क्योंकि जिस 9 अगस्त की तारीख को कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, अब उसी 9 अगस्त से सपा देश बचाओ देश बनाओ अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत 9 अगस्त को गाजीपुर की धरती से होगी, जो बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही होते हुए 2.5 महीने बाद भगवान शिव की नगरी काशी में खत्म होगी। मतलब देश बचाओ देश बनाओ पदयात्रा के जरिए समाजवादी पार्टी की कोशिश पूरे पूर्वांचल को साधने की है। मिशन 2024 के मद्देनजर सपा 9 अगस्त से देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा शुरू करने जा रही है। गाजीपुर से शुरू होने वाली ये पदयात्रा बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही होते हुए 19 अक्टूबर को वाराणसी पहुंचेगी। पदयात्रा के पहले चरण में जिन जिलों को शामिल किया गया है, उन्हें देखकर साफ समझा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी ने कैसे इस यात्रा के सहारे पूरे पूर्वांचल को नापने की तैयारी कर ली है। वहीं जानकारों की माने तो समाजवादी पार्टी की कोशिश भाजपा के स्ट्रॉन्ग जोन में सेंध लगाने की है, क्योंकि जिन 7 जिलों से सपा की पदयात्रा गुजरेगी, उसमें से एक भी लोकसभा सीट इस वक्त सपा के पास नहीं। जो आजमगढ़ की सीट 19 की लड़ाई में सपा ने जीती थी, उसे भी भाजपा ने उपचुनाव में जीत ली। हालांकि अखिलेश यादव जब 3 दिन पहले काशी पहुंचे थे, तब उन्होंने फिर से इसे जीतने का दम भरा था। वो हमारी पार्टी का इंटरनल फैसला है और हमें भरोसा रामपुर और आजमगढ़ पे आने वाले समय में दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के साथ होंगी। अब पूर्वांचल में साइकिल की रफ्तार बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी 75 दिन तक न सिर्फ पदयात्रा करेगी, बल्कि नुक्कड़ सभा और तिरंगा यात्रा के जरिए 24 फतेह का संदेश भी देगी। वैसे भी अखिलेश यादव के सामने चुनौतियों का पहाड़ है, जिसमें से एक चुनौती अखिलेश ने कबूल कर ली है, क्योंकि जब से ओम प्रकाश राजभर ने उन पर एसी से निकलने का तंज कसा था, तब से न सिर्फ अखिलेश ताबड़तोड़ दौरे कर रहे, बल्कि 9 अगस्त से पदयात्रा के जरिए 24 की जंग का शंखनाद भी करने वाले हैं। एसी क्या है, मैं 22 साल राजनीति हो गई मुझे, और 22 साल में आप सब जानते होंगे कि किसके इशारे पे उठा रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि उनके अंदर आत्मा किसी और दल की आ गई है, और गांव देहात में झाड़ फूक होती है ना, उन्हें झड़वाना फुकवाना पड़ेगा और तभी ठीक होंगे। वहीं दूसरी चुनौती गठबंधन से अलग हुए दलों की है, क्योंकि 22 के चुनाव में अखिलेश ने जिससे भी गठबंधन किया था, उसमें से सिर्फ 3 दलों का साथ बचा है, जबकि राजभर, शिवपाल और महान दल अलग हो चुके हैं। मतलब 24 की पिच पर सपा को न सिर्फ भाजपा से मुकाबला करना होगा, बल्कि अपने पुराने साथियों से भी लड़ना होगा। वहीं तीसरी चुनौती यादव मुस्लिम गठजोड़ को बनाए रखने की है, क्योंकि जो 32% वोट सपा को विधानसभा चुनाव में मिला था, उसमें मुस्लिम वोट पर बसपा और यादव वोट पर भाजपा की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो 2024 की तैयारी चल रही है, घेरेबंदी हो रही है, और सपा की जो देश बचाओ यात्रा है, चलिए थोड़ा विस्तार से आपको इस मैप पर समझा देते हैं कि कैसे यात्रा शुरू होगी। 9 अगस्त को गाजीपुर से यात्रा शुरू होगी
और ये यात्रा जो है ये जिले से लेकर तहसील और ब्लॉक लेवल तक जाएगी। 27 अगस्त को बलिया पहुंचेगी यात्रा और बलिया के बाद 8 सितंबर को मऊ पहुंचेगी। आपको ये भी बता दें कि वो तमाम जिले ये पूर्वांचल के हैं जहां पर सपा लोकसभा में शून्य है। 15 सितंबर को आजमगढ़ पहुंचेंगे। आजमगढ़ की सीट अभी हाल फिलहाल में ही अखिलेश यादव ने जब छोड़ी थी निरहू के खाते में चलेगी, यानी कि भाजपा ने ये सीट छीन ली। 3 अक्टूबर को जौनपुर पहुंचेगी यात्रा, उसके बाद 14 अक्टूबर को भदोही पहुंचेगी और 19 अक्टूबर को वाराणसी पहुंचेगी यात्रा, जहां पर अखिलेश यादव ने खुलकर गठबंधन के बागियों पर बोला और उसके बाद 27 अक्टूबर को इस यात्रा का वाराणसी में घूमते घूमते समापन हो जाएगा। कोशिश समाजवादी पार्टी के 2 संदेश देने की है। पहला ये कि लोकतंत्र सपा ही बचा सकती है और दूसरा ये बताने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है कि जमीन पर केवल सपा के लोग ही काम करते हैं, सत्ता पक्ष काम नहीं करता। और इसके बाद फिर इन यात्राओं का क्रम आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये सपा की देश बचाओ यात्रा का पहला चरण है जो 9 तारीख को शुरू होगा और 27 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। अब बात भाजपा के JYM फॉर्मूले की करते हैं। 80 में से 80 पर मुकाबले की, क्योंकि 2024 के लिए भाजपा ने यूपी में 80 सीट जीतने का टारगेट सेट किया और इसके लिए भाजपा ने चित्रकूट में लगे शिविर में एक प्लान बनाया है और इसी प्लान का नाम है JYM, जिसका J का मतलब जाटव, Y का मतलब यादव और M का मतलब पसमानदा मुस्लिम है, जिन्हें साथ कर भाजपा न सिर्फ यूपी की हर सीट पर कमल खिलाना चाहती है बल्कि विपक्षी खेमे में सेंध लगाना चाहती है। भाजपा का चक्रवर्ती प्लान लीक, 24 में सपा बसपा को करेंगे वीक। नए वोट की खोज, 80 सीट की फाइनल डोज। चित्रकूट के घाट से ये भाजपा की हुंकार है, ये 24 की लड़ाई की ललकार है, जिसका ट्रेलर चित्रकूट के मंदाकिनी घाट से भाजपा ने जारी कर दिया। क्योंकि 2 दिन के मंथन में भाजपा ने दिल्ली में हैट्रिक का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चित्रकूट में दूसरे दिन यादव, जाटव और पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले में लाने की रणनीति बनाई गई। भाजपा की कोशिश सपा बसपा के वोट में सेंध लगाकर 24 की पिच पर हर सीट पर कमल खिलाने की है, या यूं कहें सपा और बसपा में खलबली मचाने की। जिस यादव वोट पर भाजपा की नजर है वो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है, क्योंकि जब से सपा की स्थापना हुई है यादव एकमुश्त होकर सपा को वोट करता आया है। लेकिन भाजपा ओबीसी के इस सबसे बड़े वोट बैंक को अपने पाले में लाकर समाजवादी पार्टी पर सबसे बड़ी चोट करने की तैयारी कर रही, जिसका पायलट प्रोजेक्ट हरमोहन सिंह की पुण्यतिथि पर 25 जुलाई को खुद पीएम मोदी ने पास किया था। जबकि जाटव वोट को बसपा का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है, जिसकी आबादी 21% दलितों में 11% है। बताया जाता है 2022 में दलितों ने बड़ी संख्या में भाजपा को वोट दिया, लेकिन जाटव वोट मजबूती के साथ बसपा के साथ जुड़ा रहा, क्योंकि बसपा को जो 12% वोट मिला था उसमें बड़ा योगदान जाटव वोट का था। अब भाजपा की कोशिश बसपा के सबसे मजबूत वोट बैंक पर चोट करने की है। ठीक इसी तरह भाजपा की नजर पसमानदा मुसलमानों पर है, जिनकी आबादी यूपी में करीब 4 करोड़ है। भाजपा का दावा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 8% पसमानदा मुसलमानों ने इसे वोट किया, लेकिन अब भाजपा की कोशिश इसे 24 से पहले और बढ़ाने की है। भाजपा की इस तैयारी को इस बात से समझ सकते हैं कि भाजपा ने जिस एकमात्र मुस्लिम को मंत्री बनाया वो दानिश आजाद अंसारी पसमानदा समाज से आते हैं। इतना ही नहीं, यूपी में इस वक्त जो 34 मुस्लिम विधायक हैं उनमें से 30 पसमानदा समाज से हैं। मतलब एकदम सीधा है, जिस पसमानदा वोटर को सपा अपना बताती रही है उसे भाजपा अपने पाले में लाने में जुट गई है, क्योंकि जो रणनीति 2 दिन बनी है उस पर अब तीसरे दिन मुहर लगेगी, जब खुद सीएम योगी इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात कौन बड़ा, राष्ट्रवादी, भाजपा या समाजवादी? क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव से पहले राजनीतिक दलों में खुद को राष्ट्रवादी साबित करने की होड़ मच गई है। क्योंकि एक तरफ भाजपा ने 11 अगस्त से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह बनाने की बात कही, तो वहीं सपा ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से तिरंगा लहराने की अपील की है। मतलब एक जंग छिड़ गई है। ये लड़ाई यूपी ही नहीं, दिल्ली में भी हो रही है।
2024 की लड़ाई राष्ट्रवाद पर आई। कौन बड़ा राष्ट्रवादी, भाजपा या समाजवादी? At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ये 200 साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का जय घोष था, जिसका ऐलान हुआ तो आधी रात को था, लेकिन जश्न सालों साल मना। लेकिन अब इसी आजादी के पर्व को सियासतदान खुद को बड़ा राष्ट्रवादी बताने के लिए इस्तेमाल करने में लगे हैं, क्योंकि योगी सरकार ने 11 अगस्त से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाने का ऐलान किया है, तो समाजवादी पार्टी ने भी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराने की अपील की है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस मौके पर भाजपा और सपा के बीच में लड़ाई शुरू हो गई है कि आखिर बड़ा राष्ट्रवादी कौन है। एक तरफ भाजपा सरकार ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर में 4.5 करोड़ तिरंगे फहराने की बात कही है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने भी अब इस मौके पर घर घर तिरंगा फहराने के लिए कहा है। मतलब आजादी के अमृत पर्व पर खुद को बड़ा राष्ट्रवादी बताने की होड़ मच गई है। लेकिन अब बात बढ़कर जुबानी जंग पर आ पहुंची है, क्योंकि 3 दिन पहले जब अखिलेश यादव काशी पहुंचे थे तो कांवड़ियों के मोर्चे पर बोलते हुए न सिर्फ खुद को सबसे बड़ा धार्मिक बताया था, बल्कि धर्म के मोर्चे पर वो बात भी कह दी थी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जरूरत नहीं है भाजपाइयों से, मुझे जरूरत नहीं है भाजपाइयों से धर्म नहीं सीखना है। भाजपाइयों का धर्म केवल इस्तेमाल करने के लिए है। भाजपाइयों का धर्म है, अगर भाजपाई धर्म वाले हैं तो बताओ दूध पे टैक्स क्यों लगाया इन्होंने, दही पे टैक्स क्यों लगाया? दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव के जरिए भाजपा 24 के लिए बड़ा संदेश देने में लगी है, और ये बात विपक्ष को समझ आ गई है कि अगर जीतना है तो राष्ट्रवाद पर मुखर होना होगा, क्योंकि जब भी बात धर्म या राष्ट्रवाद की आती है सारे नंबर भाजपा ले जाती है। लेकिन ये पहली बार है कि हर पार्टी खुद को न सिर्फ राष्ट्रवादी बता रही बल्कि डंके की चोट पर ऐलान कर रही, क्योंकि एक ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश में सबसे बड़ा तिरंगा बनाने का किया है। मतलब ये लड़ाई यूपी से दिल्ली तक जमकर हो रही, और जैसे जैसे 15 अगस्त की तारीख आएगी ये लड़ाई और तेज हो जाएगी, क्योंकि सवाल आजादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ 24 की सियासी जंग का है, जनता के बीच खुद को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी बताने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात करते हैं परिषद में 75 के पराक्रम की, क्योंकि जिन 2 एमएलसी सीट पर 11 अगस्त को चुनाव होना है उसके लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। भाजपा जिन 2 उम्मीदवारों को उतारा उनमें एक गोरखपुर तो दूसरा प्रयागराज से है। भाजपा अगर इन सीटों को जीत लेगी तो संख्या सदन में 75 हो जाएगी। मतलब जिस मुकाम पर कभी सपा और बसपा नहीं पहुंचे वहां भाजपा पहुंच गई है, जबकि विपक्ष दलों की हालत बहुत खराब है। और इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस वक्त विधान परिषद में सपा के पास विपक्ष की कुर्सी तक नहीं बची। – 2022 का साल जब से शुरू हुआ तब से भाजपा का ग्राफ सिर्फ बढ़ा है। पहले विधानसभा में जीत का परचम लहराया, फिर राज्यसभा में, और अब विधान परिषद में भाजपा उस मुकाम पर पहुंच गई जहां न कभी सपा पहुंची और न ही बसपा। और अब उच्च सदन में भाजपा का ग्राफ और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि जिन 2 सीट पर 11 अगस्त को उपचुनाव होना है उसके दोनों उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भाजपा ने कर दिया है। जहां गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सैंथवार को टिकट दिया गया, वहीं प्रयागराज से आने वाली महिला मोर्चा की नेता निर्मला पासवान को मौका दिया गया है। यूपी विधान परिषद की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र सिंह सैंथवार और निर्मला पासवान के नाम पर मोहर लगा दी है। इन दोनों ही नाम को तय करते समय न सिर्फ 2024 को ध्यान में रखा गया, बल्कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई है। भाजपा के संख्या बल को देखते हुए इन दोनों की ही जीत लगभग तय मानी जा रही है। इन दोनों ही सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही, जिससे भाजपा की संख्या विधान परिषद में 75 हो जाएगी, जबकि 1 दशक पहले इसी सदन में भाजपा की संख्या महज 7 थी। लेकिन आज का सच यह है कि विधान परिषद में सपा विपक्ष की कुर्सी तक गंवा चुकी है और कांग्रेस
शून्य पर पहुंच गई, जबकि बसपा के पास सिर्फ 1 सीट बची है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।